नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी पर हमले की फिराक में था आईएसआईएस का आतंकी, पहचान उज़्बेकी नागरिक अजामोव के तौर पर हुई। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बीजेपी के ऑफर वाले बयान पर अब सियासी घमासान मच गया। बीजेपी ने सिसोदिया के आरोपों पर सबूत मांगे। पटना में शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, तेजस्वी यादव बोले स्टूडेंट से प्रार्थना है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, सरकार आपकी है। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर बीजेपी विधायक टी राजा गिरफ्तार, उन्होंने पैगंबर को लेकर विवादित बयान दिया। अमित मालवीय ने अरविंद केजरीवाल पर कसा तंज, मंत्री सत्येंद्र जैन को पद्म विभूषण और मनीष सिसोदिया को भारत रत्न देने की मांग की। खबरें अब विस्तार से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी कि आईएसआईएस पीएम मोदी को जान से मारने की साजिश को अंजाम देने की फिराक में है, लेकिन समय रहते ही एक खूंखार आतंकी को रूस से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आतंकी की पहचान उज़्बेकी नागरिक अजामोव माशाहौट के तौर पर की गई है। इस्लामिक स्टेट के इस आतंकवादी को रूस की संघीय सुरक्षा सेवा ने गिरफ्तार किया है। सिर्फ 30 साल का ये आतंकवादी सेंट्रल एशिया के उज्बेकिस्तान का रहने वाला है। पूछताछ में इसने स्वीकार किया है कि उसके निशाने पर भारत की सत्ताधारी पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता था। इस आतंकवादी ने साफ साफ ये भी स्वीकार किया है कि उसे पैगंबर मोहम्मद की बदसलूकी का बदला लेना था। दरअसल बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हंगामा हुआ। बीजेपी की सरकार पर आरोप है कि उन्होंने नुपुर शर्मा को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, इसलिए माना जा रहा है कि इस आतंकवादी के निशाने पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकते हैं। वहीं आईएसआईएस का ये आतंकवादी लंबे समय से हमले की तैयारी कर रहा था, जबकि आतंकी अजामोव माशाहोट द्वारा प्लानिंग के तहत हमले के तार 4 देशों से जुड़ रहे हैं। इसी साल अप्रैल में उसे इस्लामिक स्टेट ने तुर्की में ट्रेनिंग देनी शुरू की थी। ट्रेनिंग के बाद वो सुसाइड बॉम्बर बनकर तैयार हो गया, जिसके बाद उसे रूस भेजा गया। आतंकी को रूस से भारत आना था, जहां उसे हमले को अंजाम देना था। दिल्ली में शराब नीति पर सियासी संग्राम जारी है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बीजेपी के ऑफर वाले बयान पर अब सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी ने सिसोदिया के आरोपों पर सबूत भी मांगे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने कहा है कि अगर आरोप लगा रहे हैं तो सबूत भी दे दें। दरअसल बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच शुरू हुई ताजा बयानबाजी की शुरुआत एक ट्वीट से हुई। ये ट्वीट डिप्टी सीएम और शराब घोटाला मामले के आरोपी मनीष सिसोदिया ने किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे पास बीजेपी का संदेश आया है, आप तोड़कर बीजेपी में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे। मेरा बीजेपी को जवाब है कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं, सर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों और षड्यंत्रकारियों के सामने नहीं झुकूंगा। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर सकते हैं। सिसोदिया के इस आरोप पर बीजेपी भड़क गई है और एक के बाद एक बड़े नेताओं ने आप और डिप्टी सीएम को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने ट्वीट कर ऑफर वाले बयान की रिकॉर्डिंग मांग ली है। मनोज तिवारी ने ट्वीट कर कहा कि मनीष का फोन तो सीबीआई ले गई, तो किसके फोन पर फोन या मैसेज आया, उसका नाम बताएं और उसका फोन भी जांच के लिए जमा करवाएं, ताकि दूध का दूध और शराब का शराब हो जाए। इसके बाद बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट कर कहा कि मैं उस वीडियो को जारी कर दूंगा जिसमें केजरीवाल सिसोदिया के पैरों में गिड़गिड़ा रहे हैं कि मेरा नाम मत लेना, और सिसोदिया चिल्ला रहे हैं कि मैं जेल गया तो सबकी पोल खोल दूंगा। वहीं शराब घोटाला मामले पर कांग्रेस भी कूद पड़ी है। सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र पटपड़गंज में सिसोदिया के पोस्टरों पर कालिक पोती गई। बिहार की राजधानी पटना में टीचर भर्ती की मांग करने वाले अभ्यर्थियों पर एसडीएम द्वारा लाठीचार्ज के मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी जिलाधिकारी से बात हुई है, हमने वो तस्वीर भी देखी है। स्टूडेंट से प्रार्थना है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, ये आपकी सरकार है और सब लोगों से बात भी कर रहे हैं। हम लोग गंभीर हैं और जांच कमेटी भी बन गई है, इसमें शीघ्र कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि अब बीजेपी के लोग नहीं है, केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं।
रोजगार और नौकरी की दिशा में काम हो रहे हैं। बिहार के छात्र और छात्राओं के लिए काम जारी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। डीएम से बात हुई है, जांच कमेटी बना दी गई है और इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। युवाओं को घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं पटना के जिलाधिकारी ने भी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पटना डीएम चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि एसडीएम पर कार्रवाई होगी और इसके अलावा तेजस्वी यादव के दफ्तर के ट्विटर अकाउंट से वीडियो ट्वीट कर बयान भी जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने पटना जिलाधिकारी से फोन पर वार्ता की है। डीएम ने पटना सेंट्रल एसपी और डीडीसी के नेतृत्व में एक जांच कमेटी का गठन भी किया है। एडीएम ने अभ्यर्थियों पर स्वयं लाठीचार्ज क्यों किया, ऐसी क्या नौबत थी? दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पटना में टीचर की भर्ती के लिए 7वें चरण की बहाली को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने डाक बंगला चौराहा को जाम किया था। इसी बीच एक अभ्यर्थी राष्ट्रीय ध्वज लेकर विरोध करने पहुंच गया। फिर पुलिस और एसडीएम ने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई से वह घायल हो गया और इस पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 3 साल से सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है और सरकार नौकरी देने के वादे कर रही है। बिहार के विभिन्न जिले के शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी और एसईटी पास जो है भर्ती पटना पहुंचे और नियुक्ति मांग को लेकर डाक बंगला चौराहे पर हंगामा करना प्रारंभ कर दिया और इसी दौरान लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई स्टूडेंट गंभीर रूप से घायल हुए। तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा के द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद मामला गर्मा गया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बीजेपी विधायक के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। टी राजा पर आरोप है कि उन्होंने पैगंबर को लेकर विवादित बयान दिया है। उन पर यह आरोप है कि स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के खिलाफ जारी अपने बयान में पैगंबर के खिलाफ विवादित टिप्पणी की है। हैदराबाद दक्षिण क्षेत्र के डीसीपी पी साई चैतन्य ने जानकारी देते हुए बताया कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए विधायक राजा सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। राजा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बीती रात साउथ जोन डीसीपी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हुआ था। बीजेपी विधायक टी राजा के विवादित बयान पर गुस्साए लोगों ने हैदराबाद के दबीरपुरा भवानी नगर में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों में एआईएमआईएम के नेता भी शामिल थे। आपको बता दें कि वहीं हैदराबाद के कई इलाकों में लोगों ने टी राजा के खिलाफ प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक टी राजा सिंह अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। टी राजा सिंह तेलंगाना के गोशामहल विधानसभा सीट से विधायक हैं। दरअसल स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने हैदराबाद में एक शो किया था, लेकिन टी राजा ने शो होने से पहले ही बोल दिया था कि वो हैदराबाद में उनका शो नहीं होने देंगे। वहीं राजा सिंह ने शो होने से पहले ही कह दिया था कि अगर तेलंगाना सरकार और हैदराबाद पुलिस मुनव्वर फारूकी का शो होने की इजाजत देगी तो वो विवादित टिप्पणी करेंगे। राजा सिंह का यह आरोप है कि मुनव्वर फारूकी अपने शो में हिंदू देवी देवताओं पर कथित विवादित टिप्पणी करते हैं। यही वजह है कि उन्होंने पैगंबर के खिलाफ विवादित बात कही है। राजा ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके विवादित बात कही। इसको लेकर जो है कई जगह धरना प्रदर्शन भी जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बीच तनातनी अभी भी जारी है। एक ओर जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर अपने मंत्रियों का बचाव कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने इस बाबत एक ट्वीट भी किया है। इसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल के उस बयान का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को पद्म विभूषण और डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को भारत रत्न देने की मांग की थी। ट्वीट में बीजेपी नेता ने अरविंद केजरीवाल पर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल खुद को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन को पद्म विभूषण और सिसोदिया को भारत रत्न के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं तो उन्हें यह बताना चाहिए कि जांच के आदेश दिए जाने के बाद उन्होंने तत्काल प्रभाव से आबकारी नीति वापस क्यों ले ली। उन्होंने सवाल किया कि इस मामले में कितनी घूस ली गई और दिल्ली सरकार को कितने का नुकसान पहुंचा। इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष ने आम आदमी पार्टी को अराजकवादी पार्टी करार देते हुए ट्वीट कर कहा था कि सत्येंद्र जैन के लिए पद्म विभूषण और मनीष सिसोदिया के लिए भारत रत्न मांगने वाले केजरीवाल खुद के लिए नोबेल पुरस्कार भी मांग सकते हैं। वहीं दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने भ्रष्ट मंत्रियों के लिए पुरस्कार मांगना ही केजरीवाल के लिए अलग तरह की राजनीति का पर्याय है।
तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने सोमवार को नीतीश कुमार के पीएम उम्मीदवार बनने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे आज तक सीएम मटेरियल ही नहीं बन पाए तो पीएम मटेरियल कहां से होंगे। उन्होंने कहा कि देश में नीतीश कुमार संभवतः पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन कभी भी अपनी पार्टी के अकेले दम पर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। गोपालगंज में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाने वाले सिंह ने कहा कि 2017 में बीजेपी के पास 2 ही रास्ते थे, या तो नीतीश के साथ सरकार बना ले या फिर नए चुनाव में धकेल लेते। बीजेपी राजद के साथ नीतिगत कारणों से नहीं जा सकती। नीतीश के लिए कोई अंतर नहीं पड़ता, जब घुंघरू बांध ही लिया था तो कहीं भी जा सकते हैं। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने के लिए उनके कई मंत्री पूजा नहीं कर रहे हैं। ये पूजा तेजस्वी यादव को सीएम बनने के लिए हो रही है। नीतीश कुमार बलि का बकरा बनेंगे, वह ना इधर का रहेंगे ना ही उधर का रहेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने ही पहली बार मुख्यमंत्री बनाया। बीजेपी के पास उस समय 63 एमएलए थे, जबकि जदयू के पास 36 एमएलए थे। पहला भी और अंतिम भी बीजेपी ने ही मुख्यमंत्री बनाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने ईमानदारी से संख्या बल को नहीं देखकर जो कहा उसे किया। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार जीवन में अंतिम बार मुख्यमंत्री हैं, आगे नहीं बनेंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों राजद से हाथ मिलाकर सरकार बनाने के बाद से ही नीतीश कुमार के केंद्रीय राजनीति में जाने की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि कई मौकों पर नीतीश ने दावों को निराधार बताते हुए खारिज भी किया है। हालांकि वो यह कहते रहे कि विपक्षी दलों को एक साथ आने की अब जरूरत है। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता हुआ नजर आ रहा है। बीते दिनों हुई छापेमारी के बाद अब ईडी ने मुख्तार अंसारी के रिश्तेदारों को नोटिस भेज दिया है। ईडी ने मुख्तार अंसारी के ससुर जमशेद रजा, साले आतिफ रजा और लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर शादाब को नोटिस भेजा है। ईडी के प्रयागराज यूनिट ने बयान दर्ज करने के लिए मुख्तार अंसारी के रिश्तेदारों को नोटिस भेजा है। इससे पहले हाल में ही ईडी ने मुख्तार अंसारी के 12 ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। बताया जा रहा है कि छापेमारी में ईडी को करोड़ों के लेन देन का भी पता चला है, जिसके बाद ईडी ने कार्रवाई से पूर्व पक्ष रखने के लिए इन लोगों को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि अब जल्द ही ईडी के प्रयागराज दफ्तर में इनसे पूछताछ भी हो सकती है। बताया जा रहा है कि ईडी की छापेमारी में मुख्तार अंसार और करीबियों की 100 बेनामी संपत्तियों का पता भी चला है। तब ईडी ने मुख्तार और उसके करीबियों के 11 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी की यह कार्रवाई लखनऊ, दिल्ली, गाजीपुर और मऊ समेत कुल 11 ठिकानों पर हुई थी। छापेमारी में कई संदिग्ध कागजात और अन्य जानकारियां भी मिलने की बात सामने आई थी, जिसके बाद बताया गया कि ईडी ने छापेमारी की जद में आए सभी लोगों को सम्मन भेजना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोमवार को आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार स्कूलों को बंद कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार हजारों की संख्या में शिक्षकों के पदों को समाप्त कर रही है और शिक्षा को निजी हाथों में सौंप रही है। हुड्डा ने कहा कि राज्य सरकार ने विधानसभा में कहा था कि इस साल स्कूलों में शिक्षकों के 38,476 पद रिक्त हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने उस वक्त से अभी तक कोई भी नियुक्ति नहीं की, लेकिन रिक्तियों की संख्या घटाकर 35,980 कर दी गई। हालांकि राज्य के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने आरोप से इनकार करते हुए कहा कि यह सही नहीं है। आपको बता दें कि सोमवार को कांग्रेस नेता ने राज्य सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि ग्रीष्मकालीन विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने यह बताया था कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 38,000 से अधिक शिक्षकों का पद खाली है, लेकिन अब सरकार इन पदों की संख्या को घटाकर 35,980 बता रही है। इसके साथ ही हुड्डा ने कहा कि पहले सरकार 196 स्कूलों को बंद
उन्होंने किया था और अब 105 स्कूलों को बंद कर रही है, जिसके बाद सरकार ने ये आंकड़े बदले हैं। हुड्डा ने कहा कि सरकार चिराग योजना और जो है रेशनलाइजेशन लागू करने वाले आने वाले दिनों में लगभग 20,000 शिक्षकों के पदों को खत्म करने जा रही है। 2022-23 के मौजूदा सेशन में पिछले साल मुकाबले 1 लाख कम एनरोलमेंट हुआ। हुड्डा ने आगे कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 19.50 लाख बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती थी, लेकिन सरकार अब इसे बंद करने की तैयारी में है। सरकार केवल पुराने स्कूलों के नाम बदल रही है, उनके पढ़ाई के स्तर में कोई भी सुधार जो है अभी तक नहीं हो रहा है। इस साल भारत में आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव बनाया गया। वहीं इसको लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बिना कोई अमृत महोत्सव कामयाब नहीं हो सकता है। साथ ही सीएम गहलोत ने इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी के राज्य में इंदिरा गांधी का जिक्र तक नहीं होता था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बिना पंडित जवाहरलाल नेहरू के कोई अमृत महोत्सव कामयाब नहीं हो सकता। इसके राज्य में इंदिरा गांधी का कोई जिक्र नहीं होता। बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी बात नहीं होती। मोदी सरकार इतिहास की सच्चाई बताना नहीं चाहती है। इसका नुकसान आने वाले समय में पूरे देश को होगा। आपको बता दें कि राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से सियासी खींचतान काफी तेज हो गई है। हाल ही में प्रदेश में घटी घटनाओं को लेकर बीजेपी राजस्थान सरकार पर हमलावर है। शनिवार को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता शहीद स्मारक पर एकजुट हुए, फिर रैली के रूप में सीएम आवास की ओर बढ़े। सीएम आवास को घेरने की कोशिश में बीजेपी नेताओं को पहले तो पुलिस ने सिविल लाइंस फाटक से पहले ही रोक लिया। मुख्यमंत्री आवास घेरने की कोशिश कर रहे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सहित कई बीजेपी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। दरअसल भाजपाई जयपुर में शहीद स्मारक पर जमा हुए थे, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई। बिहार की राजधानी पटना में जो है पुलिस ने बेरोजगार अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान पटना के एडीएम के सिंह ने तिरंगा के लिए एक प्रदर्शनकारी पर जमकर लाठी बरसाई और उसे सड़क पर गिराकर पीटा। अब इस मामले में बिहार के एनडीए सरकार में मंत्री रहे बीजेपी नेता जीवेश मिश्रा ने प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठी चलाने वाले एडीएम के सिंह को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग चलाई है। आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहा शिक्षक अभ्यर्थी अपने सीने पर तिरंगा रखे हुए था और उसने जमीन पर तिरंगा गिरने नहीं दिया, लेकिन एडीएम तिरंगा पर लाठी चलाते रहे। जीवेश मिश्रा ने कहा कि बीजेपी एडीएम के खिलाफ सड़क पर उतरेगी। पूर्व मंत्री ने कहा शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, वह लोग 3 साल पहले जो है क्वालिफाई हो चुके हैं और अब तक उनकी बहाली नहीं हुई। प्रदर्शन करने वाले सीटीईटी एसटीईटी के पास अभ्यर्थी हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख नौकरी देंगे, बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। हालांकि डिप्टी सीएम ने पहली कैबिनेट में मीटिंग के बाद खुद बुलेट प्रूफ गाड़ी और जेड प्लस सिक्योरिटी ले ली है। तेजस्वी को खुद डर लगता है कि बिहार में जंगल राज है, नीतीश के कारकेड पर हमला हुआ, यह जंगल राज ही तो है। बीजेपी नेता ने कहा कि शिक्षक अभ्यर्थियों की 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए। वहीं इस घटना को लेकर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना जिलाधिकारी से फोन पर बात भी की। डीएम ने पटना सेंट्रल एसपी और डीडीसी के नेतृत्व में एक जांच कमेटी का गठन भी किया है। एडीएम ने अभ्यर्थियों पर स्वयं लाठीचार्ज क्यों किया, ऐसी क्या नौबत थी, दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर उन्होंने आम जनता के लिए ओपन हाउस का आयोजन किया है। यह कार्यक्रम राजधानी रायपुर में
मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित किया जा रहा है। इस जनता दरबार में किसी भी तरह के अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं होगी, कोई भी व्यक्ति आकर उनसे मिलकर अपनी बात रख सकता है। इसके अलावा भी उनके जन्मदिन पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर वो प्रदेश को कई सौगात भी देंगे। भूपेश बघेल अपने जन्मदिन पर अपने चुनाव क्षेत्र पाटन में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में वो पाटन विधानसभा क्षेत्र के 34 समाज प्रमुखों को सम्मानित करेंगे। वो करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बघेल स्कूली बच्चों को जूता, मोजा और टाई का वितरण भी करेंगे। वो 10 शिक्षकों का सम्मान और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को चेक भी बांटेंगे। भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस को 2018 के चुनाव में पार्टी को बड़ी जीत दिलाई थी और इसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी और दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पहले मुख्यमंत्री चुने गए, फिर उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। मध्य प्रदेश से अलग होकर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना। संयुक्त मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ में भी जो है अजीत जोगी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। बाद में वे मरवाही विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बीजेपी की राज्य इकाई के प्रमुख सुरेश कश्यप ने यह जानकारी दी है। कश्यप ने सोमवार शाम जारी किए गए एक बयान में कहा कि जयराम ठाकुर को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से परामर्श के बाद राज्य बीजेपी चुनाव संचालन समिति का प्रमुख बनाया गया है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राजीव बिंदल को प्रदेश बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश में अगले 4 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में नवंबर में चुनाव होने हैं, जिसके लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सीएम जयराम ठाकुर को प्रदेश चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल को चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी है। बीते दिनों से कांग्रेस में बदलाव का दौर चल रहा है और इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस की संचालन समिति अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी भी अपनी दावेदारी अब मजबूत कर रही है और संगठन को विधानसभा चुनाव से पहले मजबूत करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि पूरे साल चुनावी मूड में रहने वाली बीजेपी विधानसभा की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के हिमाचल प्रदेश के दौरे पर गए थे और इस दौरान जेपी नड्डा ने नाहन में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकार की जमकर तारीफ की थी। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले का सियासी आग अब तेलंगाना तक भी पहुंच गई है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में तेलंगाना राष्ट्र समिति की एमएलसी कलव कुंतला कविता के आवास पर सोमवार को विरोध प्रदर्शन देखा गया। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा और टीआरएस कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई तक हुई। मिली जानकारी के अनुसार एमएलसी कविता के आवास के बाहर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था, जिस दौरान कविता के विरोध में प्रदर्शन कर रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जमा होने लगे। वहीं माहौल के गर्म होने की सूचना भी मिलने लगी, जिसके बाद टीआरएस कार्यकर्ता और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद में पुलिस ने बीच बचाव कर स्थिति को नियंत्रण में लिया। जहां एक और दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में कथित तौर पर नाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा और बीजेपी महिला मोर्चा के कुछ कार्यकर्ता जो है वो टीआरएस एमएलसी कविता के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं कविता ने उन पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए उनके खिलाफ झूठ फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात कही है। टीआरएस एमएलसी कविता ने जो है दिल्ली बीजेपी नेता सांसद परवेश वर्मा और पूर्व विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की भी बात कही है। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद परवेश वर्मा और पूर्व विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने टीआरएस एमएलसी कविता पर शराब माफिया और आम आदमी पार्टी के बीच बिचौलिया के रूप में काम करने का आरोप लगाया है।
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अपर्णा भट्ट ने बिल्किस बानो केस के दोषियों की रिहाई के गुजरात सरकार के आदेश का मामला सुप्रीम कोर्ट में रखा है। उन्होंने कहा है कि महिला के रेप और परिवार की हत्या जैसे जघन्य अपराधों के दोषियों की सजा खत्म करना गलत है, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने मामले पर सुनवाई का आश्वासन दिया है। हालांकि ये सुनवाई कब होगी अभी तारीख तय नहीं है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने अभी जो है सिर्फ विचार का भरोसा दिया है। दरअसल बिल्किस बानो रेप केस में 11 दोषियों की रिहाई के फैसले के बाद गुजरात सरकार और बीजेपी गिर गई है। गुजरात सरकार द्वारा दोषियों की रिहाई के बाद बिल्किस बानो ने निराशा जताते हुए कहा था कि आज से 2 दिन पहले 15 अगस्त 2022 को जो हुआ वह मुझे 20 साल पहले हुए हादसे की यादों में लेकर चला गया। मैंने जब से यह सुना है कि जिन 11 अपराधियों ने मेरे परिवार और मेरे जीवन को तबाह कर दिया था, उनकी सजा माफ कर दी गई है। मैं इससे बहुत दुखी हूं। उन्होंने मुझसे मेरी 3 साल की बेटी भी छीन ली थी। मेरा परिवार मुझसे छीन लिया था और आज वह माफ कर दिए गए। मैं हैरान हूं। वहीं कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि महिला सुरक्षा और सम्मान का वादा करने वाली बीजेपी सरकार से देश की एक बेटी बिल्किस बानो अपने साथ हुए अन्याय का सबूत मांग रही है। कांग्रेस ने आगे कहा कि आज भी मोदी जी जो है वो खामोश खड़े हैं और यह देश देख रहा है। आपको बता दें कि 2002 में हुए गोधरा कांड के बाद गुजरात दंगों में भीड़ ने बिल्किस बानो के परिवार पर हमला कर दिया था। मामले में मुंबई सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट ने 11 दोषियों को 21 जनवरी 2008 को गैंग रेप और बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई थी। मध्य प्रदेश के अंदर जो है 36 घंटों से भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते पूरा प्रदेश धीरे धीरे भारी बारिश की चपेट में आ गया है। यदि जिलों पर नजर डालें तो 25 से अधिक जिले ऐसे हैं जो भारी बारिश का सामना कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में रविवार से हो रही 36 घंटे से बारिश लगातार जारी है, जिसके कारण आवागमन से लेकर आम जीवन भी बेहाल हो चुका है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और छोटी नदियां पूरे उफान पर हैं, जिसके चलते मौसम विभाग ने रेड अलर्ट भी जारी किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए कमल राष्ट्री के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बोल धरती जयकारा।